हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसकी डेरिवेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रूव करना है हमने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम की, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ several interacting particles is conserved if no external force acts on the system। बट सबसे इजी जो है दैट इज टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, F इज इक्वल टू डी पी वैक्टर बाय डी टी। अगर कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही देन F वैक्टर इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डी पी वैक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब जो मोमेंटम है हमने इनको दोनों साइड क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, डी पी वैक्टर अपॉन डी टी, ठीक है। या फिर क्या करना है कि जो डी टी है इसे दूसरी साइड ले जाना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डी पी वैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो कंजर्व जो है इंटीग्रेटिंग करेंगे हम इसको, तो क्या आ जाएगा, जो पी है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट। अब इसकी डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन में प्रूव करना है हमने कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है वो आफ्टर कोलिजन अगर सेम आ गई तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा वहाँ पे प्रूव हो जाएगा। अब सपोज करो हमारे पास दो बॉडीज है ए और बी, बॉडी ए और बॉडी बी। पहली बॉडी जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और दूसरी की u2 है। इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2। ये है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। उसके बाद ड्यूरिंग कोलिजन क्या होएगा, दोनों बॉडीज आपस में टकरा जाएंगी। फिर ये ए बॉडी बी बॉडी, ए बी पे फोर्स अप्लाई करेगी इस डायरेक्शन में, दैट इज एफ बी ए वैक्टर, और बी जो है ए पे अप्लाई करेगी एफ ए बी वैक्टर। ये आ गया ड्यूरिंग कोलिजन। उसके बाद है आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये दोनों पहले है बिफोर कोलिजन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने टकराना है, फिर सेपरेट हो जाना है, फिर ये दोबारा से क्या है अपनी अपनी वेलोसिटी लेके अपनी अपनी डायरेक्शन में जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। ए बी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, इसकी हो जाएगी v2, ठीक है। मास इसका कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा m1 m2। ये हो गया आफ्टर कोलिजन। अब सबसे पहले हम इसे डायग्राम बना के लिख देंगे कि लेट ए एंड बी आर टू बॉडीज having masses m1 and m2. Before collision their velocities are u1 and u2 respectively. During collision body A applies force on body B, that is FBA, and body B applies force on A, force FAB. After collision they get separated and their velocities become v1 and v2 but masses will be m1 and m2। अब यहाँ पे देखो जब बिफोर कोलिजन है, कोलिजन कब होएगी, जब ए बॉडी जो है फास्ट होएगी एज कम्पेयर टू बी। मतलब u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। तो u1 माइनस u2 जो होएगी दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है बॉडी बी को। जब टकरा के दोबारा जो है अपने अपने जो है डायरेक्शन में है, उसके बाद ये आगे जाएगी, मतलब v2 जो है वो ग्रेटर होएगी v1 से, v2 विल बी ग्रेटर देन v1। तो v2 माइनस v1 ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, के इतनी वेलोसिटी से ये दोनों बॉडीज क्या है, सेपरेट हो गई हैं। क्लियर। अब हमें डायग्राम क्लियर है इसकी। डायग्राम के बाद अब फर्स्ट जो है बॉडी ए बिफोर कोलिजन, इसकी मोमेंटम जो होएगी p1 इज इक्वल टू m1 u1 होएगी, और बॉडी बी की होएगी m2 u2, और आफ्टर कोलिजन इसकी मोमेंटम होएगी m1 v1, और इसकी मोमेंटम कितनी होएगी m2 v2, क्योंकि जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये दोनों मतलब सारी जो है मोमेंटम हमने लिख दी।
जो बॉडी ए की मोमेंटम है P इज इक्वल टू m1u1 होगी, m1v1, तो चेंज कितना आया m1v1 माइनस m1u1। सिमिलरली बी के कितना आया m2v2 माइनस m2u2। जी अभी आगे हम डेरिवेशन में लिखेंगे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन, या लिख लेंगे कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू कितनी थी m1u1। फिर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी कितनी है m2u2। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितनी होगी, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगी m1u1 प्लस m2u2। उसके बाद आफ्टर कोलिजन वाला केस, आफ्टर कोलिजन क्या होएगा, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए कितनी बन गई थी, बॉडी ए की मोमेंटम m1v1, यहाँ पे हमने वेक्टर्स डालने हैं m1v1। उसके बाद मोमेंटम ऑफ बॉडी बी कितनी होगी थी m2v2 वेक्टर, और टोटल मोमेंटम कितनी होगी आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम विल बी m1v1 प्लस m2v2। अभी एंड में हमने देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल आ रही हैं, ये हमने एंड में प्रूव करना है। अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए कितनी चेंज हुई, पहले थी m1u1, बाद में कितनी होगी m1v1, तो m1v1 वेक्टर माइनस m1u1 वेक्टर, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। उसके बाद चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, उसकी कितनी हो जाएगी m2v2 माइनस m2u2। ठीक है, ये होगी चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। अब उसके बाद हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, हमें पता है, अब हमने सेंटर वाला केस तो लिया नहीं, ड्यूरिंग कोलिजन वाला, वहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, तो हमें पता है कि एफ ए बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए वैक्टर। तो इस इक्वेशन को, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को हमने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना है, टी से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय टी ऑन बोथ साइड्स, क्लियर, क्या आ जाएगा फिर एफ ए बी इंटू टी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए इंटू टी। अब ये क्या है, इम्पल्स बन गई फोर्स इंटू टाइम, ये भी इम्पल्स बन गई फोर्स इंटू टाइम, तो किसकी मोमेंटम चेंज होएगी, ए की मोमेंटम। तो मतलब ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। तो क्या थी चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, यहाँ पे हमने पुट कर देना है, यहाँ पे इस फॉर्मूला से चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए क्या है m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू, फिर माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बॉडी बी m2v2 माइनस m2u2। क्लियर, तो उसके बाद हमने इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू माइनस m2v2 माइनस माइनस प्लस m2u2। अब जो u1 वाली टर्म्स है वो एक साइड करनी है हमने, और u वाली टर्म्स, v वाली टर्म्स एक साइड करनी है। ये m1v1 एज इट इज ही, ये माइनस वाली है v वाली टर्म, इधर आके क्या हो जाएगी प्लस m2v2। ये u वाली टर्म माइनस है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी प्लस m1u1 प्लस m2u2। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिख लेना है, इसे इधर लिख लेना है, सारी टर्म को, पूरे के पूरे को।
तो क्या आ जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ये क्या आ गई, इक्वल आ गई। वह जो जो मतलब लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, वही ये इसकी डेफिनेशन में यही कहती है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होएगी, सेम होएगी। इट मीन्स टोटल मोमेंटम जो है सिस्टम की वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज रिक्वायल ऑफ गन। मतलब जब हम गन में से बुलेट फायर करते हैं तो जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और गन को जर्क लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब स्टार्टिंग में हम कंसीडर कर लेते हैं गन, इधर बुलेट, इसका जो मास है, मास गन बड़ी होती है तो उसमें हम कैपिटल एम ले सकते हैं, और जो बुलेट है उसका मास हम क्या ले सकते हैं, स्मॉल एम। उसके बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गन की क्या होएगी, देखो स्टार्टिंग में गन भी रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी ज़ीरो होएगी और बुलेट की भी ज़ीरो होएगी। और फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी गन की हम कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल वी और बुलेट की हम कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल वी। अब जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है वो क्या होनी थी, m इंटू इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस इधर m इंटू इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। और आफ्टर कोलिजन क्या होनी है, कैपिटल M और इसकी वेलोसिटी v प्लस बुलेट का मास और इसकी वेलोसिटी। अब ये लेफ्ट साइड जो है ये क्या बन गई, 0 बन गई, इधर आ गया mv प्लस mv। ठीक है, mv इज इक्वल टू mv प्लस स्मॉल mv, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख लिया, राइट लेफ्ट में लिख लिया। तो यहाँ से हमने इसकी वेलोसिटी निकालनी है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में गई है तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन हमने फाइंड आउट करनी है। तो एम वी इज इक्वल टू क्या गया, माइनस ऑफ एम वी, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो गया। तो ये फाइंड आउट करने के लिए एम इधर मल्टीप्लाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अपॉन एम। एम अब देखो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके मास के। सिमिलरली अगर ये एम इधर आ जाता है तो बुलेट की वेलोसिटी भी मास के रेसिप्रोकल होनी थी, उसके इनडायरेक्टली जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होनी थी। अब देखो वेलोसिटी जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी गन के, मतलब जितना ज़्यादा मास होएगा उतनी वेलोसिटी क्या होएगी, कम होएगी। यहाँ पे जो है वेलोसिटी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया। ठीक है, अब गन जो है उसका मास ज़्यादा है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, और जो बुलेट है उसका मास कम है, उसकी वेलोसिटी क्या होएगी, ज़्यादा। इसीलिए जो गन है उसे हल्का झटका लगता है, लेकिन जो बुलेट है उसका मास ज़्यादा है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होएगी और उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, फर्स्ट जो है एप्लीकेशन ये थी, मतलब टोटल मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व थी। सेकेंड जो है, सेकेंड इज वाइल फायरिंग गन मस्ट बी हेल्ड टाइटली विद शोल्डर। जब फायरिंग करते हैं तो जो गन है उसे टाइटली पकड़ना चाहिए जब शोल्डर के पास रखी हो। क्यों, क्योंकि जैसे ही टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहेगी, जैसे ही बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी शोल्डर को जर्क लगेगा जिससे जो शोल्डर है वो इंजर्ड हो जाता है। फिर थर्ड एग्जांपल है कि जब कोई पर्सन बोट में से जंप करता है, बोट में से जंप करता है, किनारे पे है, शोर पे है, तो जो पर्सन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप करता है लेकिन जो बोट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, जो टोटल मोमेंटम वहाँ पे वो है वो कंजर्व रहती है। उसके बाद जो रॉकेट्स और जेट प्लेन्स होते हैं, रॉकेट्स और जेट प्लेन्स,
ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि फ्यूल है, फ्यूल की वजह से जो है नीचे वाली साइड को फोर्स लगेगी और रॉकेट और जेट प्लेन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लियर? तो ये थी इसकी एप्लीकेशंस।